नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। मैं दीपक कुमार महर्षि हमारे YouTube चैनल विज्ञान वाला गुरु में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम कक्षा 12 के पहले पाठ ठोस अवस्था के महत्वपूर्ण सूत्र और आंकिक प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। पहला जो सूत्र है वो घन के लिए फलक विकिरण ज्ञात करने का सूत्र है। यानी कोई भी घनीय कोष्ठिका है तो उसका फलक विकिरण जो है वो इस सूत्र से ज्ञात किया जाता है। यानी अंडर रूट इनटू किनारे की लंबाई का जब हम गुणा कर देते हैं तो फलक का विकिरण जो है वो ज्ञात हो जाता है। इसी प्रकार से अगर काई विकिरण अपने को ज्ञात करना हो तो उसके लिए अंडर रूट 3 और किनारे की लंबाई का गुणा कर देते हैं तो काई विकिरण ज्ञात हो जाता है। इसी प्रकार से अगर किसी कोष्ठिका में फलक केंद्रित अगर व्यवस्था है तो फलक केंद्रित व्यवस्था होने पर परमाणु या गोले की त्रिज्या जो ज्ञात करने का सूत्र है वो 1/4 इंटू फलक का विकिरण। इसको आगे हम इस प्रकार से भी व्यवस्थित कर सकते हैं। इन सब के द्वारा हम जो है वो ये फलक में जो गोला लगा हुआ है उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं। तो फलक पर लगे हुए गोले की त्रिज्या ज्ञात करने का सूत्र है अंडर रूट 2/4 इंटू किनारे की लंबाई। यानी फलक जो है इस फलक का जो किनारा है इस किनारे को हम ए भी कहते हैं, इसका उपयोग करते हुए हमें ज्ञात कर सकते हैं त्रिज्या। अब है काय केंद्रित व्यवस्था। काय केंद्रित व्यवस्था में अगर अपने को गोले की त्रिज्या ज्ञात करनी हो, काय केंद्रित व्यवस्था कौन सी होती है? काय केंद्रित व्यवस्था का मतलब ये होता है कि आपका घनाकार जो है वो एकल या एकांकी या एकक या मात्रिक कोष्ठिका है। तो इस मात्रिक कोष्ठिका में बीच में एक गोला है और यहाँ पे जो किनारे हैं इन किनारों के ऊपर भी इसमें जो है वो 8 गोले व्यवस्थित होते हैं। ये जो व्यवस्था होती है इसे हम कहते हैं काय केंद्रित व्यवस्था। तो इस काय केंद्रित व्यवस्था में अगर परमाणु या गोले की त्रिज्या अगर ज्ञात करनी हो तो उसके लिए फॉर्मूला होता है 1/4 इंटू काय विकिरण। काय विकिरण कौन सा होता है? काय विकिरण वो होता है जो बीच वाला गोले को लेते हुए हम ज्ञात करते हैं। पीछे वाली वीडियो में मैंने काय विकिरण ज्ञात करने का तरीका आपको बताया था। यहाँ पे जो है वो गोले की त्रिज्या ज्ञात करने का यह सूत्र है 1/4 अंडर रूट 3 इंटू किनारे की लंबाई। इसके द्वारा हम जो है वो त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं। अब आगे अपने पास है एक घनीय क्रिस्टल की मात्रक कोष्ठिका में किनारे की लंबाई को हम ए और डी में संबंध जो है वो कई प्रकार से लिख सकते हैं। यानी अगर अपने पास एक घनीय क्रिस्टल मात्रक कोष्ठिका है और उस मात्रक कोष्ठिका की लंबाई ए और डी है दो पड़ोसी आयनों के बीच की दूरी। ये जो डी है यानी दो पड़ोसी जो आयन है, ये जो दोनों आयन है इन दोनों आयनों के बीच की जो दूरी है उसे हम कहते हैं डी और ये जो लंबाई है इसे हम कहते हैं ए। तो इन दोनों के बीच में जो संबंध है उस संबंध के बारे में हम यहाँ पे जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आप अभी यहाँ पे देख रहे हो कि दो पड़ोसी जो आपका आयन है उन आयनों के बीच की दूरी को डी कहते हैं। तो अगर आपकी सरल घनीय मात्रक कोष्ठिका यानी ऐसी मात्रक कोष्ठिका जिस मात्रक कोष्ठिका में सिर्फ किनारों के ऊपर परमाणु लगे हुए हैं, ये जो किनारे हैं इन किनारों पर अगर सिर्फ परमाणु लगे हैं तो उसे हम कहते हैं सरल घनीय मात्रक कोष्ठिका। तो सरल घनीय मात्रक कोष्ठिका में ए और ये जो डी है ये दोनों जो है वो एक ही होती है। और अगर फलक केंद्रित मात्रक कोष्ठिका है, फलक केंद्रित अभी कुछ समय पहले मैंने आपको बताया था, तो उस मात्रक कोष्ठिका में डी और ए के अंदर जो है ये संबंध होता है। डी क्या है? निकटतम आयनों के बीच की दूरी, ए जो है किनारे की दूरी और अंडर रूट 3 जो है वो स्थिर राशि है। इसी प्रकार से अगर काय केंद्रित अगर अपने पास कोष्ठिका हो तो काय केंद्रित कोष्ठिका में डी और ए में संबंध जो है वो इस सूत्र से ज्ञात किया जाता है डी बराबर ए अंडर रूट 3/2। अब आगे हमें जानते हैं परमाणु त्रिज्या के बारे में। आप जानते हो परमाणु जो त्रिज्या है वो d/2 होता है। यानी d जो है डायमीटर है और उसका आधा जो है वो परमाणु त्रिज्या होती है। तो इसमें 3 संबंध है अपने पास। इसमें जो पहला संबंध है वो अपने पास है सरल घनीय मात्रक कोष्ठिका। तो सरल घनीय मात्रक कोष्ठिका की अगर आप किनारे की अगर दूरी है उसको अगर आधा कर दोगे तो आपको जो है वो त्रिज्या प्राप्त हो जाएगी। और फलक केंद्रित मात्रक कोष्ठिका अगर है तो उस फलक केंद्रित मात्रक कोष्ठिका आर को ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? डी का आधा करेंगे। डी का मैंने सूत्र ऊपर लिखा है, यहाँ पे फिर लिख देता हूं। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है a/2 अंडर रूट 2
इसी प्रकार से काय केंद्रित मात्रिक कोष्टिका है, यानी r बराबर d/2, r बराबर जो है वो है d/2, और ये जो है वो सूत्र है, यानी इसको फाइनली सूत्र हम लिख सकते हैं a√3/4। इस प्रकार से हम जो है वो इसे ज्ञात कर सकते हैं। आगे अपने पास एक जो है वो सूत्र है, छोटा सा सूत्र है, मात्रिक कोष्टिका का घनत्व ज्ञात करना। घनत्व को हम d के द्वारा लिखते हैं। यहाँ पे ये d और इस d में अंतर है, ये d फॉर डेंसिटी है, तो और ऊपर वाला जो d है वो d फॉर डायमीटर है। तो ये जो घनत्व है उसको ज्ञात करने का सूत्र है कि काय कोष्टिका जो है उसका द्रव्यमान कितना है और उसका आयतन कितना है, यानी द्रव्यमान अपॉन जो उसका आयतन है, यानी मास अपॉन वेलोसिटी जो है वो क्या होता है, घनत्व होता है। हम शॉर्ट रूप में लिख सकते हैं d बराबर m/v। इस प्रकार से हम जो है वो किसी भी मात्रिक कोष्टिका का जो घनत्व है वो हमें ज्ञात कर सकते हैं। अब आगे देखिए, आगे अपने पास सूत्र है कि मात्रिक कोष्टिका का द्रव्यमान कैसे ज्ञात करें। किसी भी मात्रिक कोष्टिका का अगर अपने को द्रव्यमान ज्ञात करना हो तो उस मात्रिक कोष्टिका में एक तो परमाणुओं की संख्या की आवश्यकता होती है कि उस मात्रिक कोष्टिका में परमाणुओं की संख्या कितनी है। दूसरा, परमाणु की संख्या के साथ एक परमाणु का द्रव्यमान कितना है। तो परमाणु के द्रव्यमान और संख्या को जब हम गुणा कर देंगे तो मात्रिक कोष्टिका का द्रव्यमान ज्ञात हो जाएगा। अब एक परमाणु का द्रव्यमान कैसे ज्ञात करेंगे। परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात करने का ये है कि परमाणु भार और अवोगाद्रो संख्या को अगर आपस में डिवाइड करोगे, यानी परमाणु भार में अगर अवोगाद्रो संख्या का भाग लगाओगे तो आपका परमाणु का द्रव्यमान आ जाएगा। अगर गणितीय रूप में अगर लिखें तो इसे लिखेंगे m/Na। m जो है वो क्या है, मोलिकुलर वेट है, और Na जो है वो अवोगाद्रो संख्या है। आप जानते हो जैसा कि अवोगाद्रो जो संख्या है, यानी जो अवोगाद्रो संख्या है उसका मान क्या होता है, उसका मान होता है 6.023 × 10⁻23 प्रति मोल, यानी मोल इनवर्स। अब फाइनली अपने को अगर सूत्र की अगर गणितीय रूप में अगर लिखने की आवश्यकता हो मात्रिक कोष्टिका घनत्व है, तो उसका सूत्र यहाँ पे लिखा हुआ है n × m/3 × Na। n क्या है, n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, m क्या है, m आपको मैंने ऊपर ही बताया था परमाणु भार है, a जो है वो मात्रिक कोष्टिका का आयतन है, Na जो है वो अवोगाद्रो संख्या है। यानी यहाँ पे नीचे फिर मैंने लिख दिया है कि A3 का मतलब ये होता है कि आपका जो घन है, जो मात्रिक कोष्टिका है उसका आयतन है। m जो है वो मात्रिक कोष्टिका में उपलब्ध परमाणुओं की संख्या है, और m जो है वो m क्या है, m परमाणु भार या उसे सूत्र भार के रूप में हमें दर्शाते हैं। यहाँ पे आप देखोगे a क्या है, a है घन के किनारों की लंबाई, यानी अवोगाद्रो संख्या का जो मान है वो 6.023 × 10⁻23 प्रति मोल होता है। तो इसमें पहला है यौगिक की अगर त्रिज्या का अनुपात अगर R1, यानी यहाँ पे R1 लिख सकते हो या R पॉजिटिव लिख सकते हो, R पॉजिटिव अपॉन R नेगेटिव, यानी ये जो त्रिज्या है वो है धनायन की, ये त्रिज्या है ऋणायन की। इन दोनों त्रिज्याओं का अगर अनुपात आपके 0.414 से लेके 0.732 के बीच में अगर आता है तो इसका मतलब ये है कि आपका जो यौगिक है उसकी संरचना अष्टफलकीय है, और उस यौगिक में जो परमाणु है यानी उस यौगिक की जो समन्वय संख्या है वो 6 है। इसका जो उदाहरण है वो है NaCl नमक, यानी सोडियम क्लोराइड। इसी प्रकार से अगर R धनायन और R ऋणायन, R धनायन है और अगर R ऋणायन का अनुपात 0.155 से लेके 0.225 के बीच अगर होती है तो इस यौगिक की समन्वय संख्या 6 होगी, और इसका जो आकार है वो समतल त्रिकोणीय होगा। इसका उदाहरण जो है वो है बोरोन ऑक्साइड। इसी प्रकार से अगर R धनायन और R ऋणायन इनका जो अनुपात है वो 0.225 से 0.414 के बीच में होता है तो इसकी समन्वय संख्या 4 होती है, और उसका आकार जो है वो चतुष्फलकीय होता है। इसका उदाहरण जो है वो जिंक सल्फाइड है। दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन नीट और अन्य कंपटीशन परीक्षाओं में बहुत बार पूछे जाते हैं। पिछली बार जो लेबर असिस्टेंट का जो पेपर हुआ था उस पेपर में इन बिंदुओं से कई प्रश्न पूछे गए थे, इसलिए बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। और इसी प्रकार से R धनायन और R ऋणायन का अगर अनुपात 0.414 से लेके 0.732 के बीच में होता है तो उसकी समन्वय संख्या 4 होगी, और वह जो है वर्ग समतलीय
संरचना वाला यौगिक होता है। अब इसमें अंतिम जो यौगिक है वो अपने पास आ गए है कि अगर आर धनायन और आर ऋणायन का जो अंतर है, यानी ये जो आर धनायन है और ये जो आर ऋणायन है, इन दोनों का जो रेशियो है, जो अनुपात है 0.732 से लेके 1 के बीच में होता है, तो उस यौगिक की समन्वय संख्या 8 होती है। वो अंतः केंद्रित घन प्रकार की संरचना रखता है और उसका उदाहरण जो है वो सीजियम क्लोराइड है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि हमारा जो पहला प्रश्न है वो है एक यौगिक ए बी में ए धनायन आयन की त्रिज्या जो है वो है 95 पिकोमीटर और बी जो ऋणायन है उसकी त्रिज्या है 181 पिकोमीटर। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि ए व बी की संरचना और समन्वय संख्या बताइए। प्रश्न आपकी समझ में आ गया होगा। त्रिज्या दी हुई है धनायन ऋणायन की और आपको समन्वय संख्या पूछी गई है और आपसे ये पूछा गया है कि ये किस प्रकार की संरचना बनाएगा। तो अभी मैंने आपको त्रिज्या सूत्र बताया था कि आर धनायन और आर ऋणायन, ठीक है, इनका अनुपात ज्ञात कर लीजिए। तो इनका आप जब अनुपात ज्ञात करोगे तो धनायन की त्रिज्या है 95 पिकोमीटर और ऋणायन की जो त्रिज्या है वो 181 पिकोमीटर। तो पिकोमीटर से पिकोमीटर जो है वो कैंसिल हो जाएगा और जब इनको आप डिवाइड करोगे तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 0525, ये वैल्यू आएगी। ये जो वैल्यू अगर आप देखोगे तो इस वैल्यू का जो मान है वो किसके बीच है, इसका मान 0414 से 0732 के बीच का मान है। और ये जब मान होता है तो अभी मैंने कुछ समय पहले आपको बताया था कि इसकी जो समन्वय संख्या ये जब मान आ जाता है तो यौगिक की समन्वय जो संख्या है वो हो जाती है, कितनी हो जाती है, 6। और उसका जो आकार है वो क्या होता है, अष्टफलकीय होता है। अष्टफलकीय प्रकार का जो है वो यौगिक होता है। इस प्रकार से ये जो आपका पहला क्वेश्चन है वो सोल्व हो चुका है। अब देखिए दूसरा प्रश्न, इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड क्रिस्टल की संरचना ज्ञात कीजिए, यानी संरचना दीजिए। यदि मैग्नीशियम की त्रिज्या जो है वो 65 पिकोमीटर हो और ऑक्साइड की जो त्रिज्या है वो हो 150 पिकोमीटर और समन्वय संख्या भी आपको जो है बतानी है। तो इसका तरीका वही है, आप आर धनायन और आर ऋणायन लिख लीजिए। आप आर धनायन और आर ऋणायन लिख लीजिए और इन दोनों का मान लिखिए। तो एक का जो मान आप देख रहे हो 65 है, पिकोमीटर साथ में लिख दीजिए और यहाँ पे दिया हुआ है 140 पिकोमीटर। तो पिकोमीटर से पिकोमीटर चला गया। जब इन दोनों का आप रेशियो निकालोगे, दोनों को डिवाइड करोगे तो 0.465 आएगा। ये जो मान है वो किसके बीच में, ये आप देख रहे हो, अभी कुछ समय पहले बताया था। ये जो मान है वो आपका है 0.414 से लेके 0.732 के बीच है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसकी समन्वय जो संख्या है, समन्वय संख्या जो है वो इसकी कितनी है, इसकी समन्वय संख्या आपको मिलेगी 6। और क्रिस्टल कौन सा होगा, क्रिस्टल होगा आपका अष्टफलकीय क्रिस्टल होगा, यानी क्रिस्टल अष्टफलकीय है और इसकी समन्वय संख्या जो है वो 6 है। कि एक ठोस AB की संरचना NaCl प्रकार की है और ऋणायन की त्रिज्या जो है वो 241.5 पिकोमीटर है। धनायन की निम्नतम त्रिज्या ज्ञात कीजिए। कौन सी, न्यूनतम, कम से कम त्रिज्या क्या हो सकती है वो अपने को ज्ञात करनी है। और साथ में इसमें अपने को बताना है कि क्या 50 पिकोमीटर त्रिज्या वाले C+ आयन AB ठोस के चतुष्फलकीय छिद्र में समावेशित हो सकते हैं। तो सबसे पहले अगर NaCl प्रकार का अगर ये क्रिस्टल है तो इसका मतलब ये क्या है, अष्टफलकीय है। तो अष्टफलकीय है तो उसका आप त्रिज्या का अनुपात लिख लीजिए। अष्टफलकीय त्रिज्या का अनुपात लिखोगे और उसमें अगर आप न्यूनतम मान लिखोगे तो ये न्यूनतम मान है, मैंने अभी आपको बताया था। यहाँ पे आपको R+ ज्ञात करना है तो 0.414, ठीक है, और इनटू आपके R- का मान दिया हुआ है। R- का मान कितना दिया हुआ है, आप देख पा रहे हो 241.5 दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 241.5। अब जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आएगा 100 पिकोमीटर। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 100 पिकोमीटर आ जाएगा। अब अपने को चतुष्फलकीय छिद्र में सीमांत त्रिज्या का मान ज्ञात करना है, यानी उस छोटी से छोटी त्रिज्या का मान ज्ञात करना है जिसमें क्या जे
जिसमें आपके 50 पिकोमीटर त्रिज्या वाला C+ आयन आ जाए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सीमांत त्रिज्या का मान ज्ञात करते हैं, यानी R+ और R-, और अपने पास जो मान है वो है 2, 2, 5। अब 2, 2, 5 कहाँ से आया? ये जो 2, 2, जो 5 है वो अपन जानते हैं चतुष्फलकीय रिक्ति जो है उसका जो मान होता है, ये चतुष्फलकीय जो छिद्र है उसका जो मान है वो अभी मैंने कुछ समय पहले आपको बताया था कि ये जो है वो मान होता है। अब यहाँ पे आप R+ का मान यहाँ से आप ज्ञात कर सकते हो। कैसे ज्ञात करोगे? R+ बराबर 0.225 इंटू 241.5, और इन दोनों को जो आप मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 54.3 पिकोमीटर। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे अपने पास जो C दिया हुआ है, यहाँ पे आप क्वेश्चन में देखोगे तो आपके पास जो C दिया हुआ है उसकी त्रिज्या ये इतनी है, और अपने पास जो त्रिज्या आ रही है वो आ रही इतनी। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो रिक्तिका है वो है 54.3। तो उस रिक्तिका में 50 पिकोमीटर त्रिज्या वाला जो आयन है वो एकदम अच्छे तरीके से व्यवस्थित उसमें हो सकता है। आगे जो क्वेश्चन है वो आपके सामने दिया हुआ है कि AB प्रकार के एक ठोस की संरचना NaCl प्रकार की है। यदि धनायन की त्रिज्या 170 पिकोमीटर हो तो ऋणायन की त्रिज्या कितनी होगी? तो आप जानते हो वही बात, यहाँ पे आप अनुपात लिख लीजिए, R धनायन R ऋणायन, और ये जो है वो न्यूनतम मान आप लिख सकते हो। ठीक है, अब लिखने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे आपको क्या निकालना है, R ऋणायन निकालना है। तो R ऋणायन बराबर तो कितना आ जाएगा, R ऋणायन यहाँ पे 1 मान लो तो क्या आएगा 1, यानी R+ आ जाएगा। इस 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे और नीचे आ जाएगा 0.414। अब आप देखिए आपके पास ये मान दिया हुआ है धनायन का 170 पिकोमीटर आपके पास दिया हुआ है, और नीचे आपकी वैल्यू क्या है, नीचे वैल्यू है आपकी 414। इनको जब आप डिवाइड करके सोल्व करोगे तो ये आएगा 410.6 पिकोमीटर। अब देखिए एक क्वेश्चन और है आपके लिए कि AB प्रकार के ठोस में निकट संकुलित धनायन की त्रिज्या है 75 पिकोमीटर। तो छिद्र में बनने वाले ऋणायनों की न्यूनतम व अधिकतम त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो न्यूनतम और अधिकतम का अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखाया था, वो लिखाया था कि R+R- बराबर क्या लिखाया था, 0.414 से लेके 0.732। तो ये तो मान है न्यूनतम, ये है अधिकतम। तो ये दोनों पूछा है, तो पहले हम R- का न्यूनतम मान ज्ञात करते हैं। यहाँ पे लिख लीजिए R-, और यहाँ पे लिख लीजिए मिनिमम के लिए, ये मिनिमम के लिए हम ज्ञात कर रहे हैं। तो मिनिमम के लिए क्या लिखोगे, कैसे करोगे आप, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप ज्ञात करोगे तो R+ और नीचे क्या आ जाएगा, मिनिमम वैल्यू क्या आएगी नीचे, तो नीचे जो है वो मिनिमम वैल्यू आपकी आ जाएगी 0.732। ठीक है, अब R+ का वैल्यू क्या है, अपने पास 75 है, 0.72, और इनको जब डिवाइड करोगे तो 102.5 पिकोमीटर जो है वो आ जाएगा। अब इसी प्रकार से R+ के लिए अधिकतम मान, तो अधिकतम मान में भी वही बात आ गई, R+, और अपने पास वैल्यू जो है वो न्यूनतम वैल्यू आपको यहाँ पे लिखना है, और 75 0.414, और यहाँ पे इसको सोल्व करोगे तो ये आपके वैल्यू आ जाएगी। अब कईयों को एक बात में इसमें जो है वो डाउट हो सकता है कि यहाँ पे न्यूनतम तो 414 है, यानी 0.414 है, तो आप जब मिनिमम ज्ञात कर रहे हो तब इस मिनिमम से डिवाइड क्यों नहीं कर रहे? वो इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो मिनिमम आनी चाहिए। तो वो वैल्यू मिनिमम कब आएगी, जब आप इस मैक्सिमम का इसमें डिवाइड करोगे, यानी इस मैक्सिमम से आप डिवाइड करोगे तब आपको यहाँ पे मिनिमम वैल्यू आएगी। जब यहाँ पे आप मिनिमम से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम वैल्यू जो है वो आएगी। क्वेश्चन है, एक ठोस AB की संरचना सीजियम क्लोराइड प्रकार की है। मात्र कोष्ठिका के किनारों की जो लंबाई दी हुई है 4.0,
4 एंगस्ट्रॉम, और ए व बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ए धनायन है और बी यहाँ पे क्या है, ऋणायन है। तो इसके लिए जो है वो सीजियम क्लोराइड जो है आप जानते हो वो काय केंद्रित संरचना होती है, और इसमें धनायन व ऋणायन के बीच की दूरी का अभी कुछ समय पहले मैंने फॉर्मूला आपको लिखाया था, ये इसका फॉर्मूला लिखाया था। धनायन और ऋणायन दोनों के बीच की जो त्रिज्या है उसका फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया था √3a अपॉन क्या लिखाया था, 2। याद आ गया होगा आपको, याद आ गया होगा आपको। तो इसका जो वैल्यू है वो ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू अपने पास दी हुई है 4.04, ये √3 और ये 2। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू जो आएगी 3.5 एंगस्ट्रॉम जो है वो इसकी वैल्यू आएगी। तो इस प्रकार से हम जो है इन क्वेश्चनों को जो है वो हल कर सकते हैं। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है कि एक FCC संरचना वाले धातु के परमाणु की त्रिज्या है 500 पिकोमीटर। इसके मात्र कोष्टिका के किनारों की लंबाई अपने को बतानी है। मात्र कोष्टिका के किनारों की जो लंबाई है वो अपने को ज्ञात करनी है। तो अभी मैंने आपको जो है कुछ समय पहले एक फॉर्मूला बताया था ना, क्या बताया था कि फलक केंद्र जो होता है उसके किनारों की जो संख्या, तो आप जानते हो किनारे कितने होते हैं, 8 होते हैं। यहाँ पे अपने को किनारे की जो है वो लंबाई ज्ञात करनी है। तो किनारे की लंबाई ज्ञात करने का एक फॉर्मूला होता है A बराबर R × 2√2, ये फॉर्मूला होता है। तो A बराबर R आपके पास 500 दिया हुआ है, 2√2। इसको जब आप सोल्व करोगे तो जो मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पर आप देखिए ये फॉर्मूला है, ये अपन ने इसकी वैल्यू रख दी। इन दोनों को मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1414 पिकोमीटर। इस प्रकार से हम जो है वो इसे ज्ञात कर सकते हैं। फॉर्मूला आपके फॉर्मूला आपको समझ में आ गया। ये फॉर्मूला वो ये त्रिज्या वाला, तो त्रिज्या वाला पहले मैंने फॉर्मूला बताया था कि किसी भी फलक केंद्रित घन की संरचना के लिए अगर त्रिज्या ज्ञात करनी हो तो उसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है उसका फॉर्मूला होता है R बराबर A/2√2। इसी फॉर्मूले से जो है वो हमने इस फॉर्मूले को डेरिवेट किया है और ये जो वैल्यू है वो ज्ञात की है। इस प्रकार से दोस्तों आज आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा, बहुत सारी बातें आपने सीखी है। तो कक्षा 12th का जो ये सॉलिड स्टेट का जो लेसन है, इसके कुछ बिंदु और रह गए हैं। उन बिंदुओं को मैं आने वाले समय में वीडियो के माध्यम से आपको प्रस्तुत करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।